नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बारहवीं। कभी कभी कोई घटना इंसान के जीवन को कैसे बदल सकती है, इसको वह अब महसूस कर रहा था। सूरज अपनी ही सोच का कैदी हो अपने ही घर में अपनों के बीच बेगाना और अजनबी बन गया था। सुधा उसमें आए बदलाव को पिछले कुछ दिनों से लगातार देख रही थी। आदमी के व्यवहार में अगर तनिक भी बदलाव आए तो सबसे पहले उसकी पत्नी को ही इस बात का एहसास होता है। सुधा शायद अभी कुछ दिन और चुप रहकर उसमें आए बदलाव को देखती, लेकिन उसकी आहत मासूम बच्ची मानवी की पीड़ा ने उसके सब्र के बांध को तोड़ दिया। अपनी बेटी के साथ सूरज का बेरुखा व्यवहार सुधा कब तक सहन करती, वह भी उस बेटी के साथ जिसमें हमेशा एक पिता के रूप में सूरज की सारी खुशियां सिमटी रहती थीं। रविवार की सुबह सूरज ने मानवी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा रूखा और कठोर व्यवहार कर दिया था। वह भी तब जब मानवी ने लाड़ से भरकर अपने पापा से लिपटने की कोशिश की थी। बेटी का शारीरिक स्पर्श सूरज को एक दंश जैसा लगा था। उसने बड़ी बेरुखी से बेटी को यह कहते हुए कि मानवी, तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा यह बचपना अब अच्छा नहीं लगता, अपने से अलग कर दिया था। सूरज ने बेटी को झिड़कते हुए जिस अंदाज से यह कहा था, उससे मानवी सहम गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। साफ लगता था कि सूरज के व्यवहार से उसको गहरी चोट लगी थी। वह तुरंत ही वहां से चली गई थी। बेटी के साथ अपने इस व्यवहार पर सूरज को बहुत पछतावा हुआ था। वह ऐसा नहीं चाहता था, मगर उससे ऐसा हो गया था। तब उसको लगा भी था कि सचमुच व्यवहार पर उसका नियंत्रण नहीं रहा। सूरज जानता था कि कई दिनों से खामोश सब कुछ देख रही सुधा अब शायद खामोश नहीं रहेगी। मानवी ने जरूर उसके सामने अपनी पीड़ा जाहिर की होगी। सूरज का सोचना गलत नहीं था। रसोई के काम से फारिग हो सुधा कमरे में आ गई और आते ही उसने सूरज के हाथ में पकड़ा अखबार छीन कर फेंक दिया। वह देश में थी। इस बार जब से तुम टूर से वापस आए हो, तुमको आखिर हो क्या गया है? अगर बिजनेस की कोई परेशानी है तो कहते क्यों नहीं? इस तरह सबसे बेरुखी से पेश आने का क्या मतलब? मैं किस तरह बेरुखी से पेश आता हूँ, पहले यह भी तो पता चले। अनजान बनते हुए सूरज ने पूछा। इतने भी अनजान ना बनो, सुधा ने कहा, जैसे कुछ जानते ही नहीं हो। जानते हो तुम्हारे व्यवहार से दुखी मानवी आज मेरे सामने कितनी रोई है। वह तो यहाँ तक कह रही थी कि पापा अब पहले वाले पापा नहीं रहे और अब वह तुमसे बात नहीं करेगी। अगर मानवी ऐसा कह रही है तो जरूर ही मुझसे गलती हुई है। मैं अपनी बेटी को सॉरी कह दूंगा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी ज़्यादा देर तक मुझसे रूठी नहीं रह सकती। क्या हम दोनों उसके बगैर रह सकते हैं? एक ही तो बेटी है हमारी, सुधा ने कहा। इस पर सूरज ने पत्नी का हाथ थाम उसे अपने पास बिठा लिया और बोला, अच्छा एक बात बताओ सुधा, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि हमारी नन्ही बेटी अब बड़ी हो गई है? सूरज की बात को सुनकर सुधा हंस पड़ी और कहने लगी, जनाब, इस बार आप केवल 10 दिन के ही लिए घर से बाहर गए थे और इतने दिनों में कोई लड़की जवान नहीं हो जाती। बेटी बड़ी जरूर हो जाती है, पर इतनी बड़ी भी नहीं कि हम उसकी शादी की चिंता करने लगें। अगले महीने मानवी केवल 15 साल की होगी। अभी कम से कम 5-6 वर्ष हैं हमारे पास इस बारे में सोचने को। मैंने तो यह बात सरसरी तौर पर की थी, तुम तो बहुत दूर तक सोच गई।
मुझको जो महसूस हुआ मैंने कह दिया। वैसे इस तरह की बातें तुमने पहले कभी भी नहीं की। इस बार जब से टूर से आए हो बदले बदले से हो, बुरा मत मानना। मैं कोई गिला शिकवा नहीं कर रही हूँ, लेकिन न जाने क्यों मुझको ऐसा लगने लगा है कि तुम अपनी परेशानियाँ अब मुझसे छिपाने लगे हो। तुम्हारे मन में ज़रूर कुछ है। अपनी खींच दूसरों पर उतारने की बजाय बेहतर यही होगा कि मन की बात कहकर अपना बोझ हल्का कर लो। सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए सुधा ने कहा, तुमको वहम हो गया है। मेरे मन में ना कोई परेशानी है और ना ही कोई बोझ। मेरी सौगंध खाकर और आंखों में आंखें डालकर तो कहो कि तुमको कोई परेशानी नहीं, सुधा ने कहा। उसके ऐसा करने से सूरज की परेशानी जैसे और भी बढ़ गई। सुधा से आंखें न मिलाकर उसने कहा, तुम भी कभी कभी बचपना दिखलाती हो। कारोबार में कोई ना कोई परेशानी तो हमेशा लगी ही रहती है। मैं कब कहती हूँ कि ऐसा नहीं होता, मगर पहले कभी तुम्हारी कोई कारोबारी परेशानी तुम्हारे घरेलू व्यवहार पर हावी नहीं हुई। इस बार तुम्हारी परेशानी का एक सबूत यह भी है कि तुम अपनी बेटी की फरमाइश पर उसकी बारबी लाना भूल गए, वह भी तब जब उसने मोबाइल से 2 बार तुमको इसके लिए कहा था। एक तो तुम मुंबई से उसकी बारबी नहीं लाए, उस पर उससे इतना रूखा व्यवहार, वह आहत हो रोएगी नहीं तो क्या करेगी। बारबी के जिक्र से ही सूरज के शरीर को जैसे कोई झटका सा लगा। जिस गुनाह के एहसास ने उसको अपनी बेटी से बेगाना बना दिया था, उस गुनाह के नागपाश ने एकाएक ही उसके सर्वस्व को जकड़ लिया। सूरज की मजबूरी यह थी कि वह आप बीती किसी से कह नहीं सकता था, सुधा से तो एकदम नहीं, जो शादी के बाद से ही इस भ्रम को पाले हुए है कि उसके जीवन में किसी दूसरी औरत की कोई भूमिका नहीं रही। सुधा ही नहीं, दुनिया की बहुत सी औरतें जीवन भर इस विश्वास का दामन थामे रहती हैं कि उनके पति को उसके अलावा किसी दूसरी औरत से शारीरिक सुख का कोई अनुभव नहीं। मर्द इस मामले में चालाक होता है, पत्नी से बेईमानी करके भी उसकी नज़रों में पाक साफ ही बना रहता है। लेकिन कभी कभी मर्द की बेईमानी और उसका गोपनीय गुनाह कैसे उसके जीवन से उसके अपनों को दूर कर सकता है, सूरज की कहानी तो यही बतलाती थी। सुधा ने गलत नहीं कहा था। मानवी ने 2 बार मोबाइल से अपने पापा सूरज से बारबी लाने की बात याद दिलाई थी, लेकिन न तो मानवी इस बात को जानती थी और न ही सुधा कि जब दूसरी बार मानवी ने सुरेश से बारबी लाने की बात की थी तब वह मुंबई में नहीं, गोवा में था। सूरज बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के पहली बार गोवा गया था और गोवा ने उसके लिए रिश्तों के माने इतने बदल डाले कि वह अपनी बेटी से मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दूर हो गया था। मानवी का बचपन बीत गया था, पर उसका गुड़ियों के संग्रह का शौक अभी गया नहीं था। मानवी के होश संभालने के बाद से सूरज जब कभी भी टूर पर जाता था, वह अपने पापा से बारबी की नई नई गुड़ियाँ लाने को कहती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सूरज अपनी बेटी की मांगी कोई चीज़ लाना भूला हो। इस बार भी सूरज नहीं भूला था। यह अलग बात है कि इस बार उसने बारबी मुंबई से नहीं, गोवा से खरीदी थी, मगर उसी बारबी ने सूरज को बेटी से दूर कर दिया था। सुधा भले ही सूरज के बारे में कितने भी भ्रम पाले रही हो, मगर सच था कि शादी के बाद भी वह जिस्म का कारोबार करने वाली औरतों से यौन संपर्क बनाता रहा था। ऐसा वह तभी करता था जब वह अपने कारोबार के सिलसिले में घर से बाहर दूसरे शहर में होता था। अगर कभी सूरज का अपना मन बेईमान न हो तो कारोबारी दोस्तों की बेईमानी में साथी बनना पड़ता था।
अब की बार इसी तरह के एक चक्कर में सूरज के साथ जो घटना घटी थी उसने उसकी अंदर की आत्मा को झकझोर डाला था। गोवा जाने का सूरज का कोई कार्यक्रम नहीं था। यह तो सूरज का मुंबई वाला कारोबारी दोस्त युग था जिसने अचानक ही गोवा का कार्यक्रम बना डाला था। युग बाजारू औरतों का रसिया था और अपनी पत्नी के साथ विवाद के चलते वह चैम्बूर इलाके में फ्लैट लेकर अकेले ही रह रहा था। औरतों की तो मुंबई में भी कोई कमी नहीं थी, मगर गोवा में उसके जाने का आकर्षण बाल वेश्याएं थी। 12-13 से लेकर 15-16 साल की उम्र तक की वे लड़कियां जो तन और मन दोनों से ही अभी सेक्स के लायक नहीं थी, मगर अय्याश तबीयत मर्दों की विकृत सोच इन्हीं में पाशविक आनंद तलाशती है। गोवा में बाल वेश्यावृत्ति के बारे में सूरज ने भी पढ़ा था। इसको लेकर जब युग ने सूरज से बात की तो उसका मन भी ललचा गया था। सारी रात बस का सफ़र करके सूरज और युग सुबह गोवा की राजधानी पणजी पहुँचे थे। गोवा सूरज के लिए नई जगह थी, युग के लिए नहीं। पणजी में कहाँ और किस होटल में ठहरना था और क्या करना था यह युग को मालूम था। होटल में लगभग 4 घंटे आराम करने के बाद सूरज और युग बाहर घूमने निकले। दोनों गोवा के खूबसूरत बीचों पर घूमकर अपना समय गुजारते रहे, क्योंकि उन्हें तो रात होने का इंतजार था। शाम होटल लौटते समय सूरज बाजार से मानवी के लिए बारबी गुड़िया खरीदना नहीं भूला। मुंबई के मुकाबले गोवा में बारबी थोड़ी महंगी जरूर मिली थी, मगर उसको खरीदने के बाद सूरज काफ़ी निश्चित हो गया था कि अब घर वापस जाने पर उसे अपनी बेटी की नाराज़गी नहीं झेलनी पड़ेगी। होटल के अपने कमरे में आकर सूरज ने मानवी के लिए खरीदी बारबी को यह सोचकर मेज पर रख दिया था कि यहाँ से जाते समय वह अपने बैग में जगह बनाकर इसे रख लेगा। पणजी में आकर युग ने होटल में एक नहीं 2 कमरे बुक करवाए थे, एक सूरज के नाम से और दूसरा अपने नाम से। बेशक दोनों पणजी पहुँचने के बाद एक ही कमरे में साथ थे, लेकिन रात को उन दोनों को अलग अलग कमरे में रहना था। शाम को होटल में वापस आकर युग लगभग 1 घंटा गायब रहा था। उसको रात का इंतजाम जो करना था। 1 घंटे बाद युग वापस आया और अपने होठों को दबाते हुए एक खास अंदाज में बोला, सूरज सारा इंतजाम हो गया है। रात 11 बजे के बाद लड़की तुम्हारे कमरे में होगी। सुबह होने से पहले तुम्हें उसको फारिग करना है। लड़की के साथ पैसों का कोई लेन देन नहीं होगा। जो उसको छोड़ने आएगा पैसे वही लेगा। इसके बाद युग ने गोवा की मशहूर शराब की बोतल खोली। खाना उन दोनों ने होटल के कमरे में ही मंगवा लिया था। खाना खाने के बाद दोनों ने थोड़ी देर गपशप की। रात के लगभग 10:30 बजे अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख युग ने अपनी एक आंख दबाते हुए सूरज से गुड नाइट कहा और अपने नाम से वो दूसरे कमरे में चला गया। 11:15 बजे के आसपास सूरज के कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। सूरज के यस कम इन कहने पर एक आदमी अपने साथ एक लड़की लिए कमरे में दाखिल हो गया। लड़की की उम्र 14 साल से ज़्यादा नहीं थी। लड़की का कद भी छोटा था और उसके अंग विकास के शुरुआती दौर में थे। लड़की को कमरे में छोड़कर वह आदमी सूरज से 700 रुपये लेकर चला गया। यह उस लड़की की एक रात की कीमत थी। उस आदमी के जाने के बाद सूरज ने कमरे की चिटकनी लगा दी थी। लड़की सिर झुकाए अपनी उंगली के नाखून कुतर रही थी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कोई घबराहट नहीं थी, मगर कोई दूसरा भाव भी नहीं था। इतना तय था कि उसे यह जरूर पता था कि उसके साथ रात भर क्या होने वाला था।
मगर उसके साथ जो होना था उसके बारे में शायद उसको पूरा ज्ञान नहीं था। उसकी उम्र अभी शायद इन चीज़ों के बारे में जानने की थी ही नहीं। सूरज ने उसका नाम भी पूछा था। नाम से लगता था कि वह क्रिश्चियन थी। मारिया नाम बतलाया था उसने अपना। अपने शरीर के निशानों को सहलाने के बाद भी उसकी आंखों में मासूमियत बरकरार थी। उस मासूमियत में दम तोड़ते कई सवाल भी थे। इंसान की ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जब वह खुद अपनी ही नज़रों में अपने किए पर शर्मिंदा नजर आता है। यही हालत उस वक्त सूरज की थी। कपड़े पहनने के बाद मारिया कमरे में इधर उधर देखने लगी। फिर उसकी भटकती नज़रें किसी चीज़ पर टिक गई थीं। उसी पल सूरज ने उसके चेहरे पर बच्चों की निर्दोष और स्वाभाविक ललक देखी। सूरज ने देखा मारिया की नज़रें उस बारबी पर टिकी थीं जो कि उसने मानवी के लिए खरीदी थी। वह ज़्यादा देर बारबी को दूर से निहारते नहीं रह सकी थी। उम्र और सोच से वह थी तो एक बच्ची ही। उसने मामूली सी झिझक के बाद मेज पर रखी बारबी उठाई और उसको अपने सीने से लगाकर सूरज को देखते हुए बोली, साहब, आपने जो कहा रात भर मैंने वही किया। अगर आप मेरी सेवा से खुश हैं तो बख्शीश में यह गुड़िया मुझे दे दो। मैं कभी किसी गुड़िया से नहीं खेली साहब, क्योंकि कोई भी मुझको गुड़िया लेकर नहीं देता। मारिया के मुख से निकले ये शब्द किसी कटार की तरह सूरज के सीने के आर पार हो गए थे। एक पल के लिए उसको ऐसा लगा था कि बारबी को अपने सीने से चिपकाई उसके सामने उसकी अपनी बेटी मानवी खड़ी थी। वही मासूम आँखें, मासूम आँखों में वैसी ही ललक, वही अरमान। उसी रात सूरज की अपनी नज़रों में अपनी ही मौत हो गई थी। वह मौत जिसको किसी दूसरे ने नहीं देखा था। इस गुपचुप मौत के बाद उसमें कुछ भी सामान्य नहीं रहा था। अपनी बेटी के शरीर का स्पर्श ही सूरज के लिए एक ऐसे दंश जैसा बन गया था जिसका दर्द उससे सहन नहीं होता था। गोवा के एक होटल के कमरे में सूरज को मारिया नाम की उस लड़की में मानवी नजर आई थी। अब मानवी में उसको मारिया नाम की लड़की की सूरत दिखने लगी थी। वह उन दोनों को अलग करने में स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा था और अपने आप को उस दिन के लिए कोस रहा था कि क्यों उससे यह घृणित कार्य हो गया। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।